तो सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बन गए हैं। उन्होंने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उनके साथ ही डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे भी शामिल हैं। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ तो कर्नाटक की नई सरकार का गठन हो गया है। राहुल गांधी ने मंच से बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2 घंटे में कर्नाटक की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और कांग्रेस ने जो 5 वायदे किए थे चुनावों में, उन वायदों को कानून बना दिया जाएगा। कर्नाटक की जनता से किए गए 5 वायदे आज ही पूरे किए जाएंगे। कर्नाटक की नई सरकार की प्रयास कोशिश यही रहेगी कि कर्नाटक की जनता के हित में कर्नाटक की नई सरकार, कांग्रेस सरकार काम करे। ये राहुल गांधी ने मंच से कहा है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा, इस जीत का एक ही कारण है कि कांग्रेस के साथ सब खड़े थे। हालांकि बीजेपी को भी उन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर और पुलिस थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के धन, दौलत, पावर, पुलिस को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नफरत को हरा दिया। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया। ये बातें राहुल गांधी ने मंच से कही। हालांकि उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि कर्नाटक की नई सरकार के गठन के अवसर पर विपक्षी एकता भी देखने को पूरी तरह मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने दूरी बनाई रखी, जबकि मायावती, केसीआर और केजरीवाल को न्योता ही नहीं भेजा गया। तो सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधा मिश्रा जी, आप ही के पास आऊंगा। नई सरकार बन गई है कर्नाटक में कांग्रेस की। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि 2 घंटे के अंदर ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी और जो 5 बड़े वायदे किए थे उनको कानून बना दिया जाएगा। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबको बधाई, क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव था और उसकी जीत का जो संदेश है जी, उसने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई अजेय नहीं होता है जी। और जो अजेयता का दंभ भरता है उसको ये समझना पड़ेगा कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता ही मूल है जी। और जिस चुनाव में ये माना जा रहा है कि असली मुद्दों से भटका के हम चुनाव को तमाम भावनात्मक और भड़काऊ मुद्दों को हवा देके जीत सकते हैं, जनता ने उस बात को नकार दिया। जनता ने संदेश दिया कि जो उसके मूल मुद्दे हैं उन पे केंद्रित होके भी चुनाव जीता जा सकता है। जी आशीष जी, मेरी आवाज बहुत इको हो रही है। ठीक है, आप बोलिए। मैं मेरी आवाज वापस आ रही है जी। हाँ, तो मेन चीज है कि जो संदेश आया है देश के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन संदेश इस अर्थ में है क्योंकि जिस जनता से लोकतंत्र दूर हो गया था, जिस जनतंत्र से जनता को ही दूर कर दिया गया था और मात्र भावनात्मक और कुछ उन्मादी और ऐसे पहलुओं को लेके बातें की जा रही थी जिनसे जनता का कोई सीधा सरोकार नहीं था। ठीक है, उनके जीवनचर्या की कोई बात नहीं थी। तो पहली बार ये संदेश जनता के बीच से निकल के आया, लोगों के बीच से नहीं, जनता के बीच संदेश आया कि अगर उनके मसलों को बार बार दूर किया जाता रहेगा तो जनता स्वयं जाग के उन लोगों को जरूर ये सबक देगी कि जो ये सोचते हैं कि अजेयता हमने कमा ली है और अजेय बने रहेंगे, उसमें इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है।
जनता का लोकतंत्र में होना और जनता का जीतना, ये कर्नाटक जीत का संदेश है, जिसमें हमने पसीने से लड़ाई की थी, पैसे से हमारी लड़ाई थी। तो इस बार जो चुनाव जीते हैं हम लोग, जी। ये पैसे की लड़ाई में पसीने का जीतना है। इस बात ठीक को है, आप ठीक है, दे सकते ठीक है हैं आनंद कि जी, हमने ये चुनाव पैसे और पसीने की लड़ाई थी। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया, लगातार यही कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं सुधा जी को बधाई देता हूं कि आज उनकी सरकार बन गई। एक और स्टेट में, कम से कम 2-3 स्टेट का नाम तो ले पाएंगी। और बधाई देता हूं कि आज उनका जन्मदिन है, बहुत शुभ दिवस है और उस दिन उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन बड़ा दुख लगता है जब मैं प्लेटफॉर्म से, उस प्लेटफॉर्म से जहाँ के सरकार बना रहे हो, जनता को एड्रेस कर रहे हो, उनके नेता के दिल में जो जहर भरा हुआ है वो आज भी नहीं चूके। राहुल गांधी ने जितना विष भरा भाषण, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन रैली में बोल रहे हैं, कह रहे थे कि हमने प्यार की दुकान खोल ली। अरे भाई, दुकान खोलने ही तो आप आए हो, ये तो आपका एटीएम है। जो ये जो स्टेट आपने जीता है, और जीता क्या है, वो झूठे 5 वायदे करके, 5 गारंटी जो आप 2 घंटे के बाद में आप लगाने जा रहे हैं, इनका झूठा वायदा करके आप लोगों के साथ आए। क्या राहुल गांधी जी, आपको पता है कितने हजार करोड़ रुपए पर ईयर का खर्चा है जो 5 गारंटी इन्होंने बताई है? मैं आपको आशीष जी बता देता हूं, 68,000 करोड़, 68,000 करोड़ रुपए का खर्चा उसके ऊपर होने वाला है। वो कहां से आएगा कि डेवलपमेंट जो है वो कर्नाटका का सेक्रीफाइस हो जाएगा। उनसे राहुल गांधी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जहर कह रहे मेरे दिल में प्यार है, उनके दिल में जितना जहर है वो तो सारी जनता ने अभी देखा है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी हमारी बीजेपी के पास पावर थी, सब कुछ था। राहुल गांधी जी, अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। आपने पिछले दिनों में पूरी पार्लियामेंट को अडानी इशू पे रोक दिया था। पूरा राष्ट्र जो है कितना पैसा बर्बाद किया था सिर्फ राहुल गांधी की गलत बयानी से, कि जो अडानी का जो प्रकरण हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट की जो निगरानी में कमेटी बनी है, उसने रिपोर्ट दे दी है। आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस धोखा दे के झूठे वायदे करके आई है, और आने वाले समय में जिस तरह से जनता के साथ, मैं आज कह रहा हूं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और इनको बधाई दे रहा हूं। लेकिन मैं इनके बारे में, क्योंकि राहुल गांधी अगर नहीं बोलते तो मैंने नहीं बोलना था। इनके दिलों में जहर भरा है। और आज जो एकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, अरे आज तो एक अच्छा मौका आनंद था। जी, 15 लाख रुपए का वादा भी याद रखिएगा, 2024 के जनता में याद करा देगी। क्योंकि जब भी बतौर पत्रकार हम कहीं जाते हैं फील्ड में, तो पहला सवाल जनता जनार्दन का 15 लाख से ही शुरू हो जाता है। आशीष जी, आपको 15 लाख उनको समझाइए कि अगर सारा काला धन आ गया तो अभी तक नहीं आ पाया है, तब वो हरेक के 15,000 किसी के बैंक में देने के लिए नहीं। जितना काला धन आया है उसका बंटवारा किस आधार पर किया गया है, वही बता दीजिए आज जनता को। जितना आया है उसके आधार पर कितने, 15,000 दिए हों, 1,500 रुपए दिए हों, 1.5 लाख रुपए दिए हों, 15 लाख नहीं दिए तो वही बता दीजिए, 1500 ही भिजवा देते। आशीष जी, वो लोगों को मैं कहने का मतलब है कि उतना काला धन आया है, वो धन लगा, वो इस तरह से नहीं है कि मैं ग्रेजुएट को 3,000 रुपए दे दूंगा, अंडर ग्रेजुएट को मैं 1,500 रुपए दे दूंगा, एक लेडी को मैं 2,000 रुपए दे दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, गैस फ्री कर दूंगा। वो जो रुपया आया है, आज 1 लाख करोड़ का डिफेंस। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, दिलीप जी के पास जाना है, वक्त कम है। दिलीप जी, नई सरकार बन गई है कांग्रेस की कर्नाटक में, लेकिन कहीं ना कहीं आज उम्मीद थी कि विपक्षी एकता भी वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन 2 चीजें हैं, पहली बात ये कि क्या सिद्धा और डीके की जोड़ी पूरे 5 साल करिश्मा दिखा पाएगी कर्नाटक में, या लोकसभा चुनाव के बाद ही तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि विपक्षी एकता की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी, जबकि केजरीवाल
मायावती और केसीआर को न्योता ही नहीं भेजा गया, क्या कहेंगे? देखिए, पहला सवाल जो आपका है कि 5 साल तक ये जोड़ी काम करेगी कि नहीं करेगी, ये तो खैर सवाल रहेगा, क्योंकि कर्नाटका का रिकॉर्ड है कि अब तक 22 मुख्यमंत्रियों ने अपने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। ये 26 मुख्यमंत्री हैं सिद्धारामैया जी, ये कार्यकाल पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी जो 3 ने किए हैं वो सब कांग्रेस के थे, तो ये माना जा सकता है कि ये भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे जी। और अगर तस्वीर बदलती है लोकसभा चुनाव के बाद तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, पार्टी यही रहेगी। हो सकता है इसी प्रॉमिस के साथ डीके शिव कुमार राजी हुए हों कि पहले सिद्धारामैया सीनियर हैं, पुराने सीएम हैं, इनको प्रायोरिटी दे दी जाए और अगले इलेक्शन के बाद हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ये आगे पार्टी के लीडर्स, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। दूसरा जो आपका सवाल है कि विपक्षी एकता देखने की उम्मीद थी, आपने सही कहा कि विपक्षी एकता देखने की उम्मीद थी और इनविटेशन भेजा भी गया था, लेकिन कुछ लोग ने इनविटेशन नहीं भेजा गया। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ जी। अब इसके पीछे की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, ये तो खैर राहुल गांधी जी या जो खड़गे साहब है वही जान सकते हैं, लेकिन ये मौका विपक्षी ताकत दिखाने का था भी और नहीं भी था। अगर सब लोग एक साथ चले भी जाते तो उसको विपक्षी ताकत के रूप में मत देखिए, क्योंकि ऐसे ओकेजन्स पर अपोजिशन के लोग बुलाए जाते हैं और लोग जाते हैं जी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यहाँ पर एक पार्टी जनता के मत से जीत करके आई है, तो उस खुशी में शामिल होने के लिए लगभग अपोजिशन के लोग शामिल होते हैं। दिलीप जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जिस दिन नतीजे आए थे, आपको ध्यान होगा, नतीजों वाले शाम और अगले दिन भी तमाम विपक्षी दलों ने इसे ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि विपक्षी दलों की जीत बताया, पूरे विपक्ष की जीत बताया था। तो ऐसे में जब एक तो और आप पूरे विपक्ष की जीत बताते हैं कर्नाटक को, तो वहीं आप कर्नाटक की कहीं ना कहीं जो शपथ ग्रहण है उससे दूरी बना लेते हैं या उनको दूर रखा जाता है न्योता ना भेज के। ये भी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ व्यक्त कर रहा है। आशीष जी, पहली बात तो एक पार्टी की जीत पूरे विपक्ष की जीत होती है, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन ये विपक्ष के बड़े नेताओं का ही बयान था, संजय राउत ने भी बयान दिया था, आपको ध्यान होगा। ये नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। कैसे देखिए, हर जो रीजनल पार्टीज हैं जितनी भी, हर रीजनल पार्टी का अपने एक राज्य में रुतबा तो है जी, राज्य के बाहर नहीं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत पूरे विपक्ष की जीत हो जाएगी जी? क्या वो सब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं? ठीक है, मैं नहीं मानता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स में कहा कुछ भी जाए, लेकिन हमको उसका मतलब असल क्या है, बीइंग एन एनालिस्ट, मैं उस बात पर बात करता हूं कि उसकी ग्रेविटी कितनी है उन स्टेटमेंट्स। तो इस स्टेटमेंट की कि कांग्रेस की जीत पूरे विपक्ष की जीत है, इसमें कोई भी भारीपन नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरा विपक्ष है, कर्नाटक में, बंगाल में दूसरा विपक्ष है, महाराष्ट्र में दूसरा विपक्ष है। आप नॉर्थ स्टेट, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। सुधा मिश्रा जी के पास जाना है मुझे। सुधा मिश्रा जी, क्यों न्योते नहीं भेजे गए कई बड़े नेताओं को, और जिनको भेजे गए वो क्यों नहीं आए, क्या वजह रही? आशीष जी, क्यों न्योते नहीं भेजे गए और क्यों लोग नहीं आए, इसके लिए मैं आपको कोई उत्तर देना व्यवहारिक भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये न्योता भेज कौन रहा है और आ कौन रहा है, इस पे हम प्रवक्ताओं को कुछ भी कहने का मतलब मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए या इस पे कोई बात होनी चाहिए। अभी हमारे आदरणीय आनंद सर जो कह रहे थे, सवाल सुधा जी, सवाल ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन सवाल आज ये पूछा जाएगा, क्योंकि इस सवाल की चर्चा आज कर्नाटक की नई सरकार के साथ इसी सवाल की चर्चा है पूरे देश में। बिल्कुल, सवालों को कौन कहाँ कितना उठा रहा है ये डिपेंड करता है ना। सवाल तो होना चाहिए कि कर्नाटक की सरकार में जनता के साथ जो बातें की गई थी वो कितने कैसे और कहाँ तक पूरी हो पाएंगी, ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह जनता ने विश्वास दिखाया एक पार्टी पर, आप जानते हैं ना कि हम सोच रहे थे या सभी लोग यही सोच रहे थे कि शायद इतना पूर्ण बहुमत की सरकार न बन पाए। तो प्रश्न तो ये होना चाहिए ना कि अगर जनता ने इतना विश्वास दिलाया है तो उस जनता के विश्वास के मायने क्या है, जनता क्यों ऐसा विश्वास कर रही है, प्रश्न तो इसका होना चाहिए। अभी आदरणीय सर जी बात कर रहे थे और झूठ और सच और न जाने क्या क्या की। अभी आपने आरबीआई का एक देखा होगा, 2000 की नोट वापस ली जा रही है। अब सच झूठ के फर्क को समझने के लिए इतना काफी है कि जिस नोटबंदी को क्यों किया गया था, कहां से क्या आ रहा था, आपको मालूम भी चल गया होगा आशीष जी कि जिस काले धन के लोग बात कर रहे थे वो तिगुना हो चुका है जहां से लोग ला रहे थे।
तो ये तो बातें ना जो लोगों को बरगलाने की चीज थी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ठीक है, कि भावनात्मक रूप लेकिन से मैं जनता आपकी को- पहली बात में एक सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जनता से किए वादों पर ना सिर्फ काम करती है, बल्कि वो वादे धरातल पर जल्द से जल्द पूरे हों, ये भी आप लोग कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी ने यही कहा है कि 2 घंटे में पहली कैबिनेट हो जाएगी और पहली कैबिनेट में 5 बड़े वादों पर मोहर लगा दी जाएगी, कानून बना दिया जाएगा। सवाल ये, आनंद जी तो कह रहे हैं कि बड़ा बोझ पड़ जाएगा। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। बोझ तो ऐसे में जब कैसे रैलियां आप होती, जी, उसको मैं प्रैक्टिकली उसी के आंसर एग्जीक्यूट दे रही हूँ। करेंगे? जी, बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रही थी। जब रैलियां होती हैं, फूलों की बारिश होती है, नोटबंदी कराई जाती है, ऐसी बहुत चीजें होती हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, तब बोझ नहीं पड़ता है। तब पैसे कहाँ से आते हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। जिस 2000 की नोट को छपवाया गया होगा, कितना उस पे खर्च आया है, फिर बदला जाएगा, कितना खर्च आएगा, इसका बोझ कितना पड़ेगा, इस पे कोई बात नहीं की जाएगी। जिस तरह से जनता के पैसों को आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर मैं बताऊं कि पिछले 9 वर्षों में सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने जो खर्च किया, वो बाकी प्रधानमंत्रियों के पैरेलल कितना है, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसको आप गोल घुमा जाएंगे। आपने देखा होगा एक कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि जब वो विदेश की धरती पे गए थे, भूटान और जाने कहां, वहां पे लोगों ने इनको खूब प्यार किया। क्यों प्यार किया? क्योंकि उनके अपने इस देश के लोगों ने वहां के लोगों को पढ़ाया था। तो जो प्रधानमंत्री रोज संसद के बाहर जनता से ये कहते हैं कि आपके 70 सालों में क्या हुआ, वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब मैं विदेश में जाता हूँ तो लोग मुझे बैठ करके बहुत प्यार कहते हैं कि जो हमको पढ़ाया था वो भारत देश के लोग थे। आप कैसे लोगों को इतना ज्यादा झूठ परोस सकते हैं? ठीक है, झूठ ये है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, वक्त का अभाव है, मैं जवाब ले लेता हूं। साथ आनंद जी जवाब दे दीजिए। झूठ जनता को परोसती है बीजेपी, झूठ जनता को बोलते हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप। मैं आपकी बात मैं प्रवक्ता को सुन नहीं पाया था, कांग्रेस प्रवक्ता को। सुधा मिश्रा जी कह रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जनता को झूठ परोसने का काम करती है, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं जनता से, झूठे सपने दिखाते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने ये जनादेश देकर बता दिया है कि जनता बीजेपी के साथ नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, मैंने सही सुना और सुधा जी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे झूठ तो आपके नेता राहुल गांधी जी अभी स्टेज पे 5 मिनट पहले बोल के गए हैं कि देखिए इस वक्त जो मैं अभी आशीष जी ने एक सवाल पूछा आपसे कि ये जो 5 गारंटी आप दे रहे हैं और मैंने कैलकुलेट किया है 68,000 रुपीज हर एक साल का खर्च होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आप सारी परीक्षा पे चर्चा करने आपने कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसकी बात कर लीजिए। आप लोग अपने खर्चे पे कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। मन की बात को सुनने के लिए क्या खर्चा किया गया, परीक्षा की चर्चा करने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सेवाओं और सुविधाओं को लेकर कितना खर्चा किया गया, क्या उतना खर्चा किसी और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राहुल गांधी जी का तो सांसद ही नहीं है, आपको के वही पॉइंट क्यों होते हैं भाई? यहाँ पे जब मैं कहूंगी कि हमारे माननीय आदरणीय राहुल जी ने प्रश्न किया तो एक सामान्य जन होने के नाते किया, तो आप लोग उनकी बातों को झूठ और जो आप कर रहे हैं उसको सच कैसे बता सकते हैं? क्या निकला? आपके जैसा झूठा, राहुल गांधी जैसा झूठा, जहर से भरा हुआ दिल लेकर के घूम रहा है। इस बात को आपको तथ्यों से साबित करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। मैं तो तथ्यात्मक रूप साबित कर रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। मैं तो तथ्य दे रही हूँ आपको कि वो स्वयं कहते हैं। ठीक है, आऊंगा मैं आनंद जी आपके पास। दिलीप जी, क्या लग रहा है, कर्नाटक में सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई है, लेकिन अब 2024 का लक्ष्य बड़ा है और आज जो संदेश कहीं ना कहीं जाना चाहिए था पूरे देश में विपक्षी एकता का, वो पूरी तरह से नहीं जा पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी
ने दूरी बनाए रखी। उद्धव ठाकरे मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन के बावजूद क्यों नहीं गए, इसके ऊपर सवाल बरकरार है। अखिलेश यादव क्यों शामिल नहीं हुए, उसके ऊपर भी संशय बरकरार है। लेकिन जिस तरह से अब 2024 से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव सामने खड़े हैं, क्या लग रहा है आर पार की लड़ाई है वहां कांग्रेस और बीजेपी की, तो क्या जो अभी सुधा जी और आनंद जी कहीं ना कहीं अपने अपने मुद्दों को लेकर चर्चा भी कर रहे थे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो अक्सर देखने को मिलता ही है, क्या आपको राजनीतिक रूप से हालात भविष्य के नजर आ रहे हैं? आशीष जी, मैं फिर कहूंगा कि इस समारोह में कई लोगों का शामिल ना होना ये नहीं दर्शाता है कि विपक्षी एकता नहीं है, जी। और अगर वो शामिल हो जाते तो भी ये पता नहीं चलता कि विपक्षी एकता है कि नहीं। जी। ये एक ओकेजन समारोह नहीं था ठीक है। जहां ताकत दिखाने की बात करी जाए। जी। ये शपथ ग्रहण था, कांग्रेस का प्रोग्राम था, कौन आया किसको बुलाया ये कांग्रेस का अपना डिस्क्रिप्शन है। जी। अब रही बात जो आने वाले चुनाव हैं या आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, जी। तो कांग्रेस के सामने भी राजस्थान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राजस्थान में बिल्कुल। जिस तरीके से इनकी पार्टी में आपस में ही फूट चल रही है सचिन पायलट को लेकर के, सचिन पायलट जिस तरीके से विद्रोह के रूप में नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छा मूव खेला है जो उन्होंने लॉ मिनिस्टर राजस्थान से बना दिया है। जी। तो राजस्थान एक बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। इसके ठीक बाद बाकी जो और स्टेट्स में चुनाव है वो भी चैलेंज है। तो ये चैलेंज अभी छोटे छोटे चैलेंजेस है जिनको पार करने के बाद 2024 का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है। एक स्टेट जीतने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर आ गई और 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पटकर नहीं दे पाए। ठीक है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ देखेंगे कि 2017 में जितना ज्यादा उनका भगवाकरण था, जो भगवा दिखाई देता था भारत के नक्शे में, अब वो 2023 में काफी कुछ सिमट गया है। तो ये दोनों के लिए चैलेंज है। अगर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस बढ़ी है तो इनको बढ़त की चैलेंज है, भाजपा अगर घटी है तो भाजपा को अपने आप को रोकने की और बढ़ाने की चैलेंज है। ठीक है। दोनों चैलेंजेस हैं और हर स्टेट की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट्स की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन इस विजन के साथ में कि भारत को राष्ट्रीय लेवल पर कौन सी पार्टी अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व दे पाएगी। अगर उस स्टेट की बात करी जाए तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत को का प्रतिनिधित्व कर पाए। ठीक है। कांग्रेस दूसरी पार्टी जरूर है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे गिरा है। अब इन 5-6 महीनों में और जो बाकी 6 राज्यों के चुनाव होने हैं, अगर वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई कर्नाटक की तरह है तो 24 की जो लड़ाई है वो बहुत मजबूत लड़ाई हो जाएगी और तब जितने विपक्ष अभी छटके हुए हैं वो सब के सब कांग्रेस के पास चले गए। चलिए ठीक है। सुधा मिश्रा जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका जल्दी से। आरोप कितना भी कोई क्यों ना लगा दे, बात आरोपों की नहीं होती है। बात होती है कि आप जब कार्य सही करने लगते हैं तो लोगों का जुड़ाव आपसे होने लगता है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि सत्य को आप बहुत देर तक ढक सकते हो अपने झूठ से, लेकिन आप उसको जनता से दूर नहीं कर सकते हो और बार बार एक ही बात करके उबा सकते हो जनता को, लेकिन सत्य ऐसी चीज है जो जनता को भी उबाती नहीं है। तो कांग्रेस उन सारे मुद्दों और उन चीजों को लेके जमीन से जुड़ के आगे बढ़ रही है जिनका सीधा सरोकार जनता से है। और जिसका सीधा सरोकार जनता से होगा उसकी जीतने में समय लग सकता है, लेकिन मंजिल दूर नहीं होती है। हमें पूरा विश्वास है मंजिल दूर नहीं है। आनंद जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट जल्दी से। बिल्कुल आशीष जी, मेरा कमेंट है कि इस राष्ट्र को अगर लीड कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लेड बाय नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस का तो एक कोई उनका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है कि मोदी हटाओ। और जो विपक्ष के लोग जो कह रहे थे कि कर्नाटक की जीत विपक्ष की जीत है, ममता बनर्जी ने उनके बाद की हवा निकाल दी कि कांग्रेस सिर्फ 200 सीट पे लड़ेगी, बाकी सब जगह पे हम लड़ेंगे। तो आने वाले समय में मैं सुधा जी से पूछता हूँ, है कोई फेस आपके यहाँ? आपकी पार्टी में ही आधी पार्टी कहती है राहुल गांधी को लेके आओ, आधी पार्टी कहती है प्रियंका गांधी को लेकर के आओ। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है। चलिए ठीक है दिलीप जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका जल्दी से।
दिलीप जी, आपका फाइनल कमेंट आपका। जी सवाल पूछें आशीष जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बन चुकी है, कांग्रेस कितना रिव्यू कर पाएगी और बीजेपी कहीं ना कहीं उससे टकराने में कितना बीजेपी को भी काम करने की जरूरत रहेगी? जल्दी से जवाब चाहूंगा मैं, समय नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जो ऊंचाई पे बैठा होता है मेहनत उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको नीचे गिरने का डर होता है। जी, जो नीचे पायदान पे बैठा है उसको अगर मेहनत आएगी तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि 2 स्टेट में बड़ा चुनाव जीता है उन्होंने। जी। लेकिन भाजपा के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो भाजपा के पास चुनौतियां ज्यादा है। ठीक है। भाजपा को सरकार दोबारा बनाने के लिए राष्ट्रीय लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो चुनौती है। भाजपा के सामने ज्यादा है और मौके भी भाजपा के पास ही ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।